70th बीपीएससी के लिए जितना भी टाइम बचा हुआ है, अभी भी आप थोड़ी सी मेहनत करके, रेगुलर स्टडी करके, सिर्फ और सिर्फ 70th बीपीएससी का एग्जाम ओरिएंटेड जितना एग्जाम निकालने के लिए जरूरी है, उतना मटेरियल, उतना सिलेक्शन मटेरियल पढ़ के प्लस उसके एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड वीडियोस देख के, तो ये हो गया पूरा पढ़ाई। करीबन 2 घंटे की प्रैक्टिस डेली, पेड क्विज प्लस टेस्ट सीरीज से, और प्लस हम जो पीवाईक्यू कंपाइल करके देते हैं वो, और लास्ट में रिवीजन। ये 3 चीजें करके करीबन 8-9 घंटे अगर आप अभी से भी दे दें तो पीटी आराम से निकल सकता है। सिर्फ और सिर्फ उतना दिया जाएगा जिससे 70th बीपीएससी का पीटी का कट ऑफ निकल जाए, चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल। करना क्या है, पीपीआर फॉर्मूला अपना, ये 6:1 का जो है इसमें हिसाब किताब है। 6 घंटे डेली पढ़ाई करनी है। पढ़ाई किससे किससे करनी है, एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल प्लस पेड ग्रुप के जो रिकॉर्डेड, एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड बाकायदा हमने पीपीटी में बना के इस बार पेड ग्रुप के लिए जो है स्पेशली वो दिए हैं। ठीक है, तो पढ़ाई 6 आवर्स, करीबन 2 घंटे की प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए क्या क्या रिसोर्सेज है, एससीएस की टेस्ट सीरीज है, एससीएस का पेड क्विज है, और एससीएस के पीवाईक्यू जो कंपाइल्ड वाले हैं, जितना उसमें दिया है बस उतना ही पीवाईक्यू रेलेवेंट है। हम बाकायदा देखिए, जितने भी जैसे सालों के पेपर होते हैं, हम उसमें से जो इररिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, जैसे करंट वगैरह के क्वेश्चन आगे के एग्जामों के लिए रिलेवेंट नहीं होते हैं। ठीक है, कई सारे जो जीके वगैरह के फैक्ट्स बदलते जाते हैं वो भी आगे रिलेवेंट नहीं रहते हैं, तो उनको फिल्टर करके जो आज के लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न पर चल रहे हैं उस हिसाब से पूरी प्रैक्टिस हम करवाते हैं पेड क्विज में, टेस्ट सीरीज में। ठीक है, 1 घंटे का रिवीजन करना पड़ेगा। 9 घंटे अगर आप जो है टाइम दीजिए, सिर्फ ये 3 चीज कर लें, आराम से चाहे जैसा पेपर आ जाए कट ऑफ क्लियर हो सकता है। एससीएस सिलेक्शन मटेरियल प्लस एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड वीडियोस, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज। एक चीज और है कि हम सिलेबस को 3 आयाम पे खत्म करते हैं। पहला आयाम यह है सिलेक्शन मटेरियल प्लस एक्सक्लूसिव वीडियो। ठीक है, जितना 70th बीपीएससी पीटी के कट ऑफ निकालने के लिए जरूरी है वो सब इसमें दे दिया गया है। अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। ये वाला अगर आपने टोटल बीपीएससी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का लिया तो आपको अलग से कुछ देखना ही नहीं है, ना टेस्ट सीरीज, ना पीवाईक्यू, ना करंट अफेयर, ना बिहार स्पेशल, ना बिहार का करंट, सब कुछ इसी में मिल जाएगा। पूरा प्री का कंप्लीट है ये। इसके बाद मेंस का भी हमारा आंसर राइटिंग वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीजें चलती हैं। ठीक है, और आज से नहीं, कई सालों से चल रही है लगातार। तो पढ़ना ये है, 6 घंटे के लिए आपको इसको जो है डेली पढ़ना है, अभी जितने भी दिन बचे हुए हैं। ठीक, तो सिलेबस में प्लस पीवाईक्यू प्लस लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से जितना एक्चुअली में जरूरी है पढ़ने के लिए वो हमने इसमें दे दिया। इसके अलावा नहीं जरूरत है। पीवाईक्यू में जो भी फैक्चुअल बीपीएससी स्पेशलाइज जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड जितना चीजें जरूरी है वो सब हमने इसमें दे दिया। तो सिलेबस को एक आयाम पे हमने यहां खत्म कर दिया कि मतलब जितना जरूरी वो आपने पढ़ लिया। लेकिन भाई पढ़ने से तो होगा नहीं, ये तो पीसीएस एग्जाम है ना। यहां पे अगर आपने प्री से पहले कम से कम 8-10 हजार क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की तो प्री निकालना जो है गुरु टफ हो जाएगा, लाले पड़ जाएंगे, ये समझ लो। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आप पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ और उस पे जो है कोई प्रैक्टिस ही ना करो, आपको पता ही नहीं भाई किस तरह क्वेश्चन आते हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या पैटर्न बदल गया है ना। पीवाईक्यू वगैरह, पीवाईक्यू से पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होती है। और पीवाईक्यू से ऐसा नहीं है, वो जमाने नहीं रहे कि पीवाईक्यू पढ़ के प्री जो है निकाला हो, पहले होता था, आजकल ऐसा नहीं होता है। यूपीपीएससी आयोग ने भी पूरी तरह से पीवाईक्यू, आप देखिए यूपीपीएससी में 4-5% ज्यादा पीवाईक्यू नहीं आते हैं। बीपीएससी में भी ऐसा ही है, बहुत ज्यादा 5 से 8-10% तक जो है इसमें आ सकते हैं, और वो भी जितना रिलेवेंट है वो हमने ऑलरेडी दे दिया है। तो सिलेबस को एक आयाम पे हमने खत्म किया यहां पे कि पढ़ लो यहां से। लेकिन भाई जब तक आप उनको प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई फायदा ही नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारे जैसे पेड क्विज में इजी प्लस मॉडरेट क्वेश्चन के फॉर्म में पूरा सिलेबस जितना भी पीटी के लिए जरूरी है उसको क्वेश्चंस के माध्यम से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो पूछ लेते हैं। और तीसरा आयाम है हमारा सिलेबस को खत्म करने का, जस्ट टेस्ट सीरीज। बहुत ही डिटेल्ड जो है यहां पे बनती है, और इसमें इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, जिस तरह के बीपीएससी आयोग लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न में क्वेश्चन पूछ रहा है वो सारी चीजें बिल्कुल फ्रेश टेस्ट सीरीज बनाते हैं। हमारी जो टेस्ट सीरीज होती है बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होती है, हाई यील्ड होती है। आप जो है सिलेक्शन मटेरियल और एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड वीडियोस तो जरूर पढ़ें। अगर कहीं और से भी पढ़ रहा हो तो एटलीस्ट एससीएस की पेड क्विज टेस्ट सीरीज ये तो जरूर लगा के जाना। पूरे 150 जो क्वेश्चन आएंगे, लगभग 50% के आसपास क्वेश्चन आपको पेड क्विज प्लस टेस्ट सीरीज से मिल सकते हैं। हर बार जो है इतना ही आते हैं लगभग, तो करीबन 70-75 क्वेश्चन तो आपको पेड क्विज टेस्ट सीरीज ही से मिल जाएंगे जो हमने कराए हुए हैं, है ना। अभी के लिए जो है दिवाली वगैरह आप जरूर बनाएं, लेकिन पढ़ाई पे ज्यादा फोकस रखें। पटाखे खूब छुड़ाओ लेकिन पढ़ाई करते रहो, पढ़ो भी, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो। पीसीएस वगैरह के एग्जाम में आप एक बात समझ लो, चाहे दुनिया भर का कितना भी पढ़ लो, अगर प्रैक्टिस नहीं कर लो तो प्रिव्यू नहीं होगा, साफ बात एकदम। ठीक, एक बात और है कि ये नहीं कि भाई सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करते रहेगा उससे निकाल लिया, नहीं, पढ़ना भी पड़ता है,
प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, रिवीजन भी करना पड़ता है। तो इस तरह से आप अभी भी कट ऑफ निकाल सकते हैं 70th बीपीएससी का। एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल, पेड ग्रुप में जो एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड वीडियोस प्लस पेड क्विज प्लस टेस्ट सीरीज, ये 3 चीजें अगर आपने करीबन डेली 9 घंटे पढ़ लिया, 9 घंटे मतलब टोटल स्टडी आवर्स, 6 घंटे पढ़ाई, 2 घंटे की प्रैक्टिस, 1 घंटे रिवीजन, इतना कर लिया, जितने दिन बचे आराम से चाहे जैसा पेपर आ जाए कट ऑफ ग्रुप फोड़ के आओगे। देखिए हमारे ऐप में बाकायदा सिलेक्शन मटेरियल का पूरा कोर्स चल रहा है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पेड टेस्ट सीरीज वाले फोल्डर में जाएंगे तो टेस्ट सीरीज पूरी मिल जाएगी। अच्छे खासे नंबर के जो है हमने टेस्ट सीरीज दिए हुए हैं, इसमें 60 टेस्ट सीरीज दी हुई हैं ऐप में। और पेड क्विज के लिए हमारे नंबर पे आप जो है कॉल कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए और ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी सजेशन है, कोई कॉमेंट है, प्लीज़ वीडियो में कॉमेंट करके बताएं। जितने भी ये वैस्कुलर प्लांट होते हैं, मतलब ये जो आपके आसपास दिखते हैं, वैस्कुलर पे इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें पानी एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है, जो हमारी जड़ें होती हैं पौधों की, वो मिट्टी से पानी को सोखती हैं, इसके बाद वो किसकी वजह से ऊपर जाता है। तो अगर फिनोमेना पूछे तो कैपिलरी एक्शन, और कौन से टिश्यू उसको लेके जाते हैं तो जाइलम। इसके साथ साथ ये भी पूछता है कई बार कि जो भी भोजन बना फोटोसिंथेसिस के बाद में वो कैसे ट्रांसफ़र होता है, तो वो फ्लोएम टिश्यू करते हैं। पौधों का इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जिससे ये सिग्नल मिलता है कि अब फूल लगना चालू हो जाना चाहिए, तो ये पत्तियों में होता है, सी। वैसे फूल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। रिप्रोडक्शन जो होता है ना सेक्सुअल वाला पेड़ पौधों में, जिसके बाद से फल बनता है। अब ज़रूरी नहीं सारे फल इसी तरीके से बने, तो जो फूल से फल बनते हैं उसकी ओवरी में जाके डेवलप होते हैं, उसे ट्रू फ्रूट कहते हैं। नहीं तो जो दूसरी तरीके से बनते हैं, थैलेमस में डेवलप हो जाते हैं, कुछ फूल से ही डेवलप हो जाते हैं, रिप्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, वो फॉल्स फ्रूट होते हैं। और जितने भी मेल पार्ट हैं रिप्रोडक्शन के, फीमेल पार्ट हैं, ये सारे के सारे पौधों के जो फूल होते हैं उसमें पाए जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही फूल में मेल फीमेल पार्ट दोनों मिल जाएं। अरे ये सच है यार, 100%। ऐसे फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। नहीं तो इसके अलावा या तो मेल पार्ट पाए जाएंगे या तो फीमेल पाए जाएंगे। अभी इसमें मिनरल होते क्या ये पूछ लिया गया है, तो इनऑर्गेनिक सॉलिड होते हैं, जाहिर सी बात है। जितने भी मेटल होते हैं वो सब इसमें आते हैं, आयरन से लेके जिंक, मैग्नीशियम, मैंगनीज। मैग्नीशियम मैंगनीज का जो भी खेला होता है वो हम समझा चुके हैं, इसका तो वैसे भी हो जाएगा। मिनरल के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना कि इसमें से कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, कुछ मैक्रो भी हो सकते हैं, ये बात तो वैसे आपको पता ही है। जो नहीं पता वो ये है कि जैसे ही शरीर में ये जाते हैं तो इसमें किसी भी एंजाइम की ज़रूरत अंदर नहीं पड़ती इनको पचाने के लिए, सीधे से ये खून में मिल जाते हैं। किसी भी नेचुरल सिस्टम की डेवलपमेंट को कैसे आप समझाओगे, तो जो भी सिस्टम है वो सेल्फ सस्टेन्ड है, तो बस वो डेवलप हो रहा है, ऐसे आप इसको समझा सकते हो। जेनेटिक्स का संबंध इसमें से किससे है, हेरिडिटी और वेरिएशन से। इससे आपको यही पता चलता है कि जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, वैसे इसमें केवल टपाटप शामिल नहीं होता है, ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो खैर इस केस में फ़ोटोकॉपी बन के तैयार नहीं होती जैसा ए सेक्सुअल में होता है। आप खुद ही सोचो, आप अपने पिता की संतान हो तो क्या आपके पिता का दूसरा रूप थोड़ी ना आप पैदा हो गए हो, थोड़ा बहुत फ़र्क आप दोनों में होगा। मतलब दुनिया के किसी भी पिता और पुत्र में इतना फ़र्क होता है, तो ये जो फ़र्क है और जो सिमिलरिटी है इसी को बोलते हैं आनुवांशिक फीचर। तो जो भी हेरिडिटी और जो वेरिएशन जिसकी हमने बात करी, ये सब जेनेटिक्स में डिस्क्राइब किया जाता है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, आपको जो फीचर चाहिए, आपकी गाय अभी ज़्यादा दूध नहीं दे रही है या फिर आपका जो चावल है उसमें विटामिन ए नहीं है, तो ये सब चीज़ें आप जेनेटिक इंजीनियरिंग से अचीव कर सकते हो। अब ये जो मेंडल ने लॉ दिए थे इनहेरिटेंस के, ये किस पे आधारित हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। तो इससे पहले आप हमें ये बताओ, क्या बताओ भाऊ। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो भी हम चीज़ें बताएं उसको ध्यान से सुना करो, क्योंकि बीपीएससी सवाल पूछ देता है उस पे आधारित। अभी आपको आगे प्रूफ दिखाता रहूँगा, और वीडियो देखने के बाद आप पता है क्या कहोगे, क्या कहोगे राहुल जी। इसीलिए इसको अंत तक देखना यार बिल्कुल। और अगर आपकी तैयारी है तो बस वीडियो देख के जाओ और मज़े करो, अगर नहीं है तो अभी भी मौका है, बिल्कुल तैयारी आप कर सकते हो एकदम बढ़िया तरीके से। इसी इंटरेस्टिंग वे में आप वीडियो देख सकते हो, नहीं तो पीडीएफ भी अवेलेबल है। इसके साथ साथ प्रैक्टिस के लिए पेड क्विज और टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है,
किसी की भी जानकारी आपको इन तीनों नंबर में से किसी एक पे कॉल करके मिल जाएगी। वीडियो में आगे चलते हैं। एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण। तो वैसे भ्रूण के बारे में आपको जो एक चीज़ बता दें, जब तक आप अपनी माता जी के गर्भ से बाहर नहीं आते हो आप भ्रूण कहलाते हो, भले ही आपके पैदा होने में 2 घंटे बाकी हो। तो ये निकलता कैसे है? बीज से निकलता है। प्लांट के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये मिट्टी है, इसके नीचे आपने ये बीज बो दिया। कुछ दिन बाद आप क्या देखोगे, यहाँ से हल्का सा पौधा बाहर आएगा। उसी को बाहर आने से पहले जो अंदर की अवस्था थी वो क्या होगा? एम्ब्रियो होगा। वैसे यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है कि आपने बीज बोया, उसके बाद यहाँ से पौधा निकला, बीज का जो भी समय है उसको अंग्रेजी में कहते हैं डोरमेंसी। दोमट मिट्टी में मतलब जिसमें बहुत सारे कण मौजूद होते हैं। तो जैसा कि हमने कहा बहुत सारे, उसमें बालू के कण भी हो सकते हैं, क्ले जिससे ईंटा बनता है उसके भी हो सकते हैं, सिल्ट कंकड़ पत्थर भी मौजूद हो सकते हैं। तो सारे हो सकते हैं। इसमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है केमिस्ट्री के अंदर जिसमें सिंगल टाइप का एटम पाया जाता है? जैसे ये ऑक्सीजन है तो इसमें मैं O क्यों नहीं लिखा, O2 काहे लिखा? क्योंकि ये इसी रूप में एग्जिस्ट करता है। उसी तरीके से हीलियम को मैंने He2 क्यों नहीं लिखा, He क्यों लिखा? क्योंकि ये इसी रूप में एग्जिस्ट करता है। आपने जब इन चीज़ों के बारे में देखा होगा बचपने में तो सवाल आना आपके मन में जायज़ होगा, लेकिन आप पूछ नहीं पाए होंगे क्योंकि टीचर से डर जो लगता था। खैर आपकी भी इसमें कोई गलती नहीं है, उस टाइम पे इतना डीप में कोई समझाता भी नहीं है। तो जो भी नेचर में एलिमेंट पाए जाते हैं वो सब के सब सिंगल एटम में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ को छोड़ के। वैसे यहाँ पे C हो जाएगा। इसमें से कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसमें पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो जो क्लेई सॉइल होती है जिससे आगे जाके ईंटें बनते हैं, उसमें जो ये कैपिलरी होती हैं जो जड़ में पाई जाती हैं, जिनका काम होता है पानी को नीचे से ऊपर लेके जाना, तो सबसे ज़्यादा ये एक्टिवेट किस टाइप की मिट्टी में होती हैं? जाहिर सी बात है उसी में होंगी जहाँ पे पानी सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, बालू वाली में। फोटोसिंथेसिस किस में होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। बात कर चुके हैं पूरी। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? सेल का दिमाग, ब्रेन ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। इसी तरीके लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इन एक एक चीज़ के पीछे लॉजिक पूरा इन्वॉल्व है, उसके बारे में बात नहीं करूँगा, नहीं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर चाहते हो कि हम बात करें इन सभी चीज़ों के साइंस के ऊपर, आप एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो साइंस का जिसमें मगजमारी के साथ साथ थोड़ी सी बकैती बाजी भी हो, तो कमेंट में ज़रूर हमको अवगत कराना। सोलर सिस्टम का कौन सा एक हिस्सा नहीं है? तो नेबुले, क्योंकि ये ऐसे बादल होते हैं जो कि आगे जाके फटेंगे तब जाके ये पूरे ब्रह्मांड का निर्माण होगा। ऐसा किसी न किसी थ्योरी में कहा गया। किस में कहा गया हमको तो याद नहीं है, आपको याद हो तो बता देना कमेंट में। बाकी एस्ट्रॉयड जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं, छोटे छोटे मतलब प्लैनेट के हिसाब से छोटे, वैसे तो इतने बड़े होते हैं कि पूरा एक चौराहा ढक जाएगा। तो ये भी सोलर सिस्टम का हिस्सा है। प्लैनेट तो है ही है। कॉमेट जो कि धूमकेतु या पुच्छल तारे होते हैं, ये भी हैं। ये जो NaCl होता है किन किन चीज़ों को मिला के बनता है? तो ये जैसा कि आपको मालूम है सॉल्ट है। आपको ये भी पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड बेस मिलेंगे तो सॉल्ट और वाटर अलग हो जाएगा और एसिड और बेस का इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा इसके साथ साथ। अब ये जो NaCl है इसको लोग खा लेते हैं, तो लोगों को पता है क्या कन्फ्यूज़न होती है कि इसमें एसिड भी वीक होगा, बेस भी वीक होगा। आप लोग गलत हो। इसमें अगर आप रिएक्शन सही से देखे होगे तो आप ये पाओगे कि इसमें एसिड भी स्ट्रॉन्ग होता है और बेस भी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। इसी वजह से ये कहा जाता है कि जो लैब के नमक होते हैं इसके साथ साथ जो समुद्र के नमक होते हैं वो जल्दी खाना नहीं चाहिए। आपको माउंटेन में जो नमक मिलते हैं पहाड़ में, सेंधा नमक, वो खाना चाहिए। अभी यार सेंधा नमक का नाम सुन के कई लोगों के मन के शैतान में को हंसी आ रही होगी। वीडियो में आगे चलते हैं। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये शब्द बार बार आएगा, इसीलिए मैंने आपको बता दिया था कि इसको देख के ही शर्माने या फिर शैतान को जगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी आप में वेरिएशन आ जाते हैं आपके पिता की तुलना में या फिर किसी भी पिता की तुलना में पुत्र और पुत्री उसके एकदम अलग होते हैं कई बार। तो ये सब होता क्यों है? क्योंकि माता पिता के जीन्स जो हैं ये मिक्स हो जाते हैं। दोनों के DNA कंबाइन होंगे तब तो अलग DNA बनेगा ना बेटे या बेटी का।
और उस डीएनए में जो क्रोमोसोम होंगे, वैसे क्रोमोसोम टोटल 46 होते हैं इंसानों में, 23 जोड़े, ठीक। इसमें से किसी एक में भी कोई चेंज आ गया तो आपके जो हाथ पैर हैं या फिर चेहरा है वो विकृत हो सकता है, या फिर आपको कोई दिमागी बीमारी हो सकती है, या फिर हेमोफीलिया या सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल तो नहीं, वो अलग कारणों से होता है। ये सब चीज़ें आपको हो सकती हैं। इनके क्रोमोसोम नंबर भी वैसे फिक्स हैं कि किस में गड़बड़ी से क्या होगा। इस क्रोमोसोम के अंदर पाया जाएगा जीन, जिसमें ये इन्फॉर्मेशन होती है कि आने वाले नस्ल के बालों का रंग क्या होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, खून में कितना उबाल होगा, वो सब चीज़ें। तो ये शफलिंग हो गई जीन्स की, क्रोमोसोम में चेंजेस हो गए, जीन की मिक्सिंग हो गई, सब कुछ रिस्पॉन्सिबल होता है इस वेरिएशन के पीछे। भारत का जो तीसरा रिसर्च सेंटर है कहाँ पे खुला हुआ है? अंटार्कटिका में। ये तो कोई पूछने की बात है नहीं। पूछने की बात ये है कि इनके नाम क्या हैं। तो जो तीसरा वाला है उसका नाम है भारती। इससे पहले दक्षिण गंगोत्री और मैत्री भी नाम है। भारती की क्या स्थिति है इस बारे में ज़रूर देख लेना एक बार। जो घड़ी में क्वार्ट्ज के जो क्रिस्टल होते हैं आजकल की घड़ी में, वो किस चीज़ के बने होते हैं? तो ये होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड के, SiO2। कांच में भी यही चीज़ होती है सेम, जो कि HCl से रिएक्ट कर जाएगी और उसको तोड़ देगा HCl। इसीलिए HCl को नहीं रखा जाता है। HCl के लैपटॉप के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है से हमारा मतलब है। ब्रोमीन, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, ये एक लिक्विड होता है। किस कलर का दिखता है ये सवाल है। तो ये जो है पर्पल टाइप का दिखता है, तो इसका जो ऑप्शन है डी हो जाएगा। रेड और पर्पल का मिक्सचर होता है एक तरीके से। वेल्डिंग के टाइम पे, वेल्डिंग की बात कर रहा हूँ, वेडिंग की नहीं। तो खैर इसमें कौन सी गैस यूज़ होती है? तो ऑक्सीजन के साथ साथ एसिटिलीन, C2H2 + O2। वैसे तो कई सारी यूज़ होती हैं लेकिन कॉमन यही है दोनों। गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या है कि जो भी लोहा है उसमें आप जानते हो जंग लग जाएगी, आज नहीं तो कल लग जाएगी। तो इसको अगर जंग से बचाना है, जंग मतलब युद्ध नहीं, जो ये सड़ जाता है हवा की प्रेजेंस में और भूरे रंग का हो जाता है, और अगर आप चाहो ये पहले जैसा हो जाए तो नहीं हो पाएगा, इरिवर्सिबल चेंज है। तो इसको, इस जंग से बचाने के लिए आप क्या करते हो? एक दूसरे मेटल की परत चढ़ा देते हो। फॉर एग्जांपल जिंक, अगर आप जिंक की चढ़ा रहे हो तो वो गैल्वेनाइजेशन है। तो किसकी चढ़ा रहे हो? जिंक की। विजिबल स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ नैनोमीटर में बात कर चुके हैं, 400 से 750, ये 390 भी हो सकता है, 760 से 80 भी हो सकता है। एंगस्ट्रॉम में बात करोगे तो आपको पता है नैनोमीटर को 10 से गुणा करना होता है। तो 390 ना होकर 300 मतलब 3900 एंगस्ट्रॉम हो गया। ये जीरो नहीं है, ये है। इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन बी बनेगा। एंगस्ट्रॉम में पूछ लिया इस बार आपसे। तो जो ये घड़ी डिटर्जेंट होते हैं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। इस टाइप के डिटर्जेंट में कौन सा ग्रुप इन्वॉल्व होता है? तो सल्फोनेट। वैसे एक चीज़ आपको बता दें कि सोप और डिटर्जेंट बिल्कुल भी सेम नहीं होते। और कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि घड़ी का एग्जाम्पल क्यों, हम तो दाग अच्छे हैं का एग्जाम्पल लेंगे। तो लेने को कुछ भी ले सकते हो। फिर उसके बाद है कि हमारे पसीने में से कौन कौन सी चीज़ें निकलती हैं। तो वैसे 90% के आसपास उसमें पानी होता है, बाकी कुछ मिनरल भी होते हैं, कुछ नमक भी होता है। अगर आपको यकीन ना हो तो जब पसीना सूख जाए तो कभी चाट के देख लेना। वैसे चाटना नहीं, इन्फेक्शन हो जाएगा। या फिर महसूस करके देख लेना, थोड़ा सा नमक उसमें आपको आपकी बॉडी में फील होगा। कई कई लोगों में ज़्यादा फील होता है, कई में एकदम नहीं। लेकिन मिनरल के नाम पे सोडियम निकलता है। वैसे सोडियम दिमाग की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारी न्यूरॉन्स होती हैं उसका अगर आप स्ट्रक्चर जूम करके देखोगे तो बीच में हल्का सा गैप मिलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक मान लो कोई सिग्नल पहुँचा और गैप को तुरंत उसको क्रॉस करना चाहिए। अगर इस पर फंस गया तो इसका मतलब दिमाग कहीं ना कहीं दिक्कत है उसमें। और जब आप भद्दर गर्मी में खूब पसीना बहा के एकदम से आते हो और कोई आपको आवाज़ दे तो एकदम से कभी कभी ना एक आध सेकंड के लिए दिमाग चलता नहीं है, आप सुन नहीं पाते, रिपीट करते हो कि हाँ भाई क्या बोल रहे हो। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोडियम की कमी हो जाती है। अगर 1% की कमी हुई तो आपको प्यास लगेगी, और अगर 10% के आसपास कमी हुई तो चक्कर खा के गिर सकते हो। इससे ज़्यादा कमी हुई तो आप क्या हो सकते हो राहुल जी?
वैसे फ़िलहाल इसका आंसर सोडियम है और वो हमारे ऑप्शन में है नहीं, इसीलिए ई हो जाएगा। ब्लू विट्रियोल को क्या कहते हैं? CuSO4.5H2O, नीला थोथा कहते हैं इसको, इसीलिए इसका तो यार सी हो जाएगा। बाकी एक ZnSO4.7H2O होता है, एक FeSO4.7H2O होता है, सॉरी 10। अब ये जितने भी H2O हों उससे मतलब नहीं है। अगर ZnSO4 की बात है तो ये वाइट विट्रियोल होगा, FeSO4 आपका ग्रीन विट्रियोल हो जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर इनमें से किस चीज़ में पॉजिटिव चार्ज होता है? तो प्रोटॉन में। एक ट्रिक होती है यार, ईंट पर नाच, इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में किसकी खोज किसने की थी। ईट, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टी फॉर थॉमसन, पर प्रोटॉन रदरफोर्ड, नाच, अरे यार इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, न्यूट्रॉन चैडविक। नेट मीटरिंग का कंसेप्ट आपको जैसा कि पता है कि अगर आपके घर में सोलर लगा हुआ है तो जो बिजली उसमें से बनेगी उसको आप ग्रिड में वापस भेज के उसके बदले में पैसे भी प्राप्त कर सकते हो। जिस तरीके से ग्रिड से अगर बिजली अपने यहाँ पे ले रहे हो कनेक्शन के माध्यम से, तो उसकी पेमेंट करनी पड़ती है बिजली के बिल के रूप में। तो ये तो वो बिजली है जो कि बाहर से बन के आ रही है और आप ले रहे हो। लेकिन अगर सोलर के माध्यम से भले ही थोड़ी, लेकिन कुछ तो बिजली अपने घर में बना रहे हो ना, अगर वो ग्रिड को आप ट्रांसफ़र कर दो तो ऐसे इंडिया में करोड़ों घर हैं और थोड़ी थोड़ी बिजली सबसे मिलेगी, तो मतलब भर की बिजली ग्रिड वालों के पास पहुंच जाएगी, उसके बदले में थोड़ी थोड़ी पेमेंट सरकार करती रहेगी। तो ऐसे में जितनी बिजली जा रही है उसका कुछ हिस्सा सरकार के पास वापस भी आ जाएगा। तो ये है पूरा दिमाग नेट मीटरिंग का। अब कौन सा वाला ऑप्शन इसमें सही है? एक ऐसा बिलिंग मैकेनिज़्म जिसमें सोलर एनर्जी जो भी प्रोड्यूस होती है आपके घर में उसको ग्रिड में वापस ट्रांसफ़र कर सकते हो। जो हमारी ये इनपुट आउटपुट नर्व होती है, इनपुट नर्व का मतलब ये है जो अलग अलग अंगों से इलेक्ट्रिकल सिग्नल को दिमाग में लेके आए, और आउटपुट मतलब दिमाग उस सिग्नल को प्रोसेस करके जो रिजल्टेंट सिग्नल दे उस अंग को। फॉर एग्जांपल आपने करंट छू लिया तो आपके हाथ को कैसे पता कि हाथ हटा लिया जाए, नहीं तो भस्म हो जाओगे। तो हाथ को ये पता चला जब दिमाग ने उसको सिग्नल भेजा, वो आउटपुट नर्व से भेजा जाता है। अब ये दोनों आपस में ज्वाइन कहाँ पे होती हैं? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, अगर प्रिसाइसली बताऊँ तो साइनैप्स में। ये समझ रहे हो? इसमें से यार एंटीबायोटिक कौन सा है? तो पेनिसिलिन। कहानी इसकी सुन लो, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वो एक पर्टिकुलर प्लेट पे कुछ माइक्रोब्स यानी बैक्टीरिया का अध्ययन कर रहे थे और माइक्रोस्कोप से इनकी हरकतों की निगरानी रख रहे थे। लेकिन कुछ टाइम बाद यहाँ आसपास फफूंदी लग गई, मतलब फंगस लग गया। उस फंगस से एक ऐसा केमिकल रिलीज़ हुआ जिसकी वजह से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया मरने लगे। अब ये तो कंक्लूज़न है। अब ये बात पता कैसे चली? इन्होंने ये दिमाग लगाया कि इस फंगस से कुछ ना कुछ तो यार निकल रहा है जो कि इन ऑर्गेनिज्म को मार रहा है। तो अगर किसी एक माइक्रोब से कोई ऐसा केमिकल निकले जो कि दूसरे माइक्रोब को मारने के काम में आ जाए, तो यही होता है एंटीबायोटिक। और पेनिसिलिन दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक थी जिसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन का निर्माण किससे हुआ था? फफूंदी लगने के बाद, मतलब फंगस से। फंगस के अलावा बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं जिनसे एंटीबायोटिक बनाई जा सकती है। स्ट्रेप्टोमाइसिस जो भी इसको बोलना चाहो, ये एक ऐसा बैक्टीरिया का ग्रुप होता है जो कि सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करके देता है। तो ये ए हो गया। एस्पिरिन आप जानते ही हो, सर दर्द बदन दर्द की गोली को बोलते हैं। ये कैसे बनती है? लैब में बनती है सैलिसिलिक एसिड और एसिडिक एनहाइड्राइड के रिएक्शन के बाद। इसके बाद पैरासीटामोल सभी जानते हैं, कोविड में भर भर के खाई है सबने, हालांकि शौक से नहीं, उनकी मजबूरी थी। और ये जो है ये भी एक टाइप की मेडिसिन ही होती है। तो केमिस्ट्री में मेडिसिन वाला जो चैप्टर है जो इन्वायरमेंट का, एक बार फिर कहता हूँ बीपीएससी में अपीयर होने से पहले अच्छे से पढ़ के जाना। इसमें से कौन सा ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें ज़्यादा करके कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है? अब वीट को टिक करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं, उसमें एक प्रोटीन भी होता है ग्लूटेन नाम का। बार्ली, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट के अलावा बाकी चीज़ें भी होती हैं, फाइबर वगैरह। लेकिन जो राइस है, चावल, प्योर कार्बोहाइड्रेट ही उसमें होता है सबसे ज़्यादा, इनफैक्ट वहीं पे होता है। सी।
अब ये जो गोल्डन राइस है, इसमें विटामिन ए इनकलकेट किया गया था जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से। अब ये कैसे हुआ, इसका भी एक्सप्लेनेशन मौजूद है, फिलहाल दूंगा नहीं। इन सबों में सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट मेटल कौन सा है, तो प्लैटिनम है, बाकी सब उससे हल्के पड़ जाएंगे। मेटल एक्टिविटी सीरीज़ याद हो तो आप इसको आसानी से कर सकते हो, नहीं तो आराम से रट सकते हो। हमारे सिलेक्शन मटेरियल में ये सारे फैक्ट गिवन है। स्टेनलेस स्टील वैसे बता चुका हूँ इसी वीडियो में, आयरन और क्रोमियम को मिक्स करके बनता है। अच्छा, स्टील में ऐसा क्या मिला दोगे जिससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, तो कार्बन, ये बात भी वैसे बता चुका हूँ। टूटी हुई हड्डी जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ होता है। अब ये ऐसा प्लास्टर है जो पेरिस से लाना पड़ता है, जी नहीं, डॉक्टर से चढ़वाना पड़ता है। और इसे बोलते क्या है, तो केमिकली से कहा जाता है CaSO4.12H2O। अगर 2 इधर भेज दोगे तो 2CaSO4.H2O हो जाएगा। अब एक चीज़ होती है CaSO4.2H2O, ये जिप्सम होता है, इसको 140 डिग्री पे गर्म करोगे तब जाके ये बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। और गर्म होने के बाद इतना ज़्यादा सख्त हो जाता है कि कुछ कहने की बात नहीं। आपने जिसके प्लास्टर चढ़ा होगा और अगर अनफॉर्चुनेटली आपके भी चढ़ा है तो आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हो। तो बेसिकली ये जिप्सम होता है, आप इसे बोल सकते हो। अच्छा, केमिकल नाम क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इस नाम को ध्यान रखना, क्या पता बीपीएससी अगली बार खेल जाए। एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होगा उसे एल्कीन कहेंगे। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो एल्केन कहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसे अल्काइन कहेंगे। फिलहाल इसे क्या कहेंगे, एल्कीन। डबल बॉन्ड के बारे में बात हो रही है। विनेगर का केमिकल नाम क्या है, एसिटिक एसिड, और होता भी ये सिरके में ही है। मिथनॉल मतलब मिथाइल अल्कोहल, जिसे वुड्स स्पिरिट कहते हैं, आफ्टर शेव लोशन में होती है। इथेनॉल मतलब वही शराब जो कि पेट्रोल में मिलाने के लिए सरकार साजिश कर रही है, मतलब प्रावधान किया इन्होंने नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 के हिसाब से। साल 2025 तक 20% इथेनॉल मिल जानी चाहिए पेट्रोल के अंदर। और यही इथेनॉल अगर पेट्रोल में मिला दी जाए तो उसका अलग यूज़ है, हालांकि उसमें थोड़ी मात्रा में मिथनॉल भी डाली जाती ताकि कोई उसको पी ना ले। अगर नहीं मिलाई जाएगी तो जाहिर सी बात है पी लोगे, और उसके बाद कहोगे दिल चोरी साडा हो गया, कि करिए। इसमें से कौन सा ऐसा कैटलिस्ट है जो कि रिएक्शन के रेट को कम कर देता है, जो बढ़ा देता है वो तो प्रमोटर हो जाएगा, तो उसे हम नेगेटिव कैटलिस्ट कहेंगे। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि रिएक्शन के रेट को कम करेगा। अब ऐसा नहीं कि ये कोई अनवांटेड चीज़ है, कई बार इसकी भी ज़रूरत पड़ती है रिएक्शन को स्लो डाउन करने के लिए। इसके बाद हमसे पूछा हुआ है कि सोडा की वाटर बॉटल या फिर कोल्ड ड्रिंक की बॉटल खोलते हो तो अचानक से एक गैस टाइप की निकलती है, कौन सी गैस होती है वो, कार्बन डाइऑक्साइड। ये वही गैस है जो कि फोटोसिंथेसिस में इनपुट के तौर पे यूज़ होती है, हमारे लिए बेकार है लेकिन पेड़ पौधों के लिए काम की है। और ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज़्यादा यही पाई जाती है। मात्रा के हिसाब से देखा जाए सबसे ज़्यादा CO2, हालांकि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कौन डालती है, वाटर वेपर। एटमॉस्फेयर से किस ग्रीन हाउस गैस को हटाना सबसे आसान होता है, मीथेन को। कार्बन डाइऑक्साइड वही गैस है जो कि लाइम वाटर को दूधिया रंग में बदल देती है। इसमें से कौन सा नहीं मैच कर रहा है, विटामिन B1 के सोर्स में ऑरेंज नहीं आते। ऑरेंज एक खट्टा फल है जो कि विटामिन C का सोर्स है। विटामिन D में कॉड लिवर ऑयल पाया जाता है क्या, तो जी हाँ, विटामिन A और D कॉड लिवर ऑयल में ये दोनों ही मिल जाएंगे। विटामिन E में व्हीट जर्म ऑयल पाया जाएगा क्या, मतलब उल्टा बोल रहा हूँ, व्हीट जर्म ऑयल विटामिन E का सोर्स है क्या, तो हाँ। के अल्फ़ा अल्फ़ा का सोर्स है क्या, तो हाँ। तो इसमें A ऑप्शन जाना चाहिए क्योंकि वो नहीं मैच कर रहा है। इसमें हमें बताना है कि टेफ्लॉन जो कि एक पॉलीमर है, किस चीज़ का मोनोमर है। आपने कभी संतरा छील के देखा है, उसकी जो इस तरीके की यूनिट होती है ये मोनोमर हो गया, और ये सारे जुड़ के पूरा संतरा बना देते हैं, और संतरा एक पॉलीमर है। इस तरीके की जो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, तो जो मॉलिक्यूल जुड़ा और ख़ुद को रिपीट किया वो मोनोमर, और इनके जुड़ने के बाद जो बना वो पॉलीमर। टेफ्लॉन जो कि फ्राई पैन के हैंडल में लगा होता है ना, ताकि आपको गर्म ना लग जाए, और
आजकल जो नॉन स्टिक बर्तन चले हुए हैं उसमें भी टेफलॉन होता है। कई बार जब साल 2 साल नॉन स्टिक बर्तन में आप खाना पका चुके होते हो तो उसकी नॉन स्टिकनेस चली जाती है और वो वापस स्टिकी हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये टेफलॉन गया कहाँ, तो वो धीरे धीरे खाने के माध्यम से आप ही खा जाते हो उसको। फिलहाल मुद्दे पे आते हैं। मोनोमर पूछा हुआ है इसका, तो टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, इसकी यूनिट खुद को रिपीट करेगी तो ये टेफलॉन पॉलीमर बना लेगी। इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी सेल में हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक को, यानी माता पिता के जीन्स में से जो भी इंफॉर्मेशन आए उसको कंट्रोल करेगी, तो वो डीएनए हो जाएगा। डीएनए एक बहुत ही यूनिक चीज़ होती है। इवन जो जुड़वा बच्चे होते हैं शक्ल एक जैसी है लेकिन डीएनए अलग होगा। मेरा डीएनए अलग है, आपका अलग है, आपके माता पिता का अलग है, मेरे माता पिता का अलग है, तो हर आदमी का यूनिक है। ब्लड ग्रुप की तरह नहीं है कि अगर मेरा ए पॉजिटिव है तो हो सकता है आपका भी हो जाए, नहीं हो सकता। एंजाइम और हार्मोन में फ़र्क आपको पता होना चाहिए। एंजाइम किससे निकलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड से। और एंजाइम खून में कतई मिलने नहीं चाहिए। इसके लिए एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट पाई जाती है जो कि एंजाइम को अलग रास्ते से भेज देती है, खून में मिलने नहीं देती। और हार्मोन में किसी डक्ट की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए वो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं, सीधे जाके खून में मिल जाते हैं। इसमें से किस विटामिन को एर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? तो D2 को। अगर D3 की बात चली गई है तो सुनो, D3 आपको किसी भोजन से नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको धूप में खड़ा होना पड़ेगा। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि जब धूप में खड़े होगे तो UVB रेडिएशन निकलेंगी। UVB जो होती है उसको आपकी ओजोन भी रोक नहीं पाती है, वो आपके पास चली आएगी स्ट्रेटोस्फीयर ट्रोपोस्फीयर को पार करके और आपकी स्किन पे पड़ेगी। आपकी स्किन के ऊपर एक कंपोनेंट होता है पिगमेंट टाइप का, मेलानिन, वो इन UVB को एब्जॉर्ब करेगा और विटामिन D3 वहीं पे बन जाएगा। अगर आप धूप में नहीं निकले और विटामिन D3 नहीं बना तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि आपके शरीर में जो कैल्शियम मिनरल है वो एब्जॉर्ब हो ही नहीं पाएगा, जिसके चलते आपकी हड्डियां कमज़ोर होने लगेंगी। इसमें से बताओ यार कौन सा नहीं मैच कर रहा है सही से? तो टोकोफेरॉल जो कि होता है विटामिन E, उसकी कमी से बांझपन होता है। बेरी तो नहीं होता, ये तो B1 की कमी से होगा जो कि थायमिन होता है। रेटिनॉल जो कि विटामिन A होता है, इसकी कमी से ये हो जाएगा क्या? तो हाँ, साइनोकोबालामिन जो कि विटामिन B12 होता है, आंत के बैक्टीरिया में मिल जाएगा, इसमें कोबाल्ट होता है, अनीमिया इससे हो जाएगा। एर्गो कैल्सीफेरॉल D2, इससे रिकेट्स हो जाएगा क्या? रिकेट का मतलब क्रिकेट का भाई नहीं, रिकेट मतलब हड्डियों का कमज़ोर होना, जैसा कि हमने बताया। तो कौन सा ऑप्शन नहीं मैच किया? B वाला। बेकलाइट, आपके आजू बाजू जो स्विच है जिससे आप पंखा, AC, मोबाइल का चार्जर ये सब ऑन करते हो, ये भी किसी न किसी पॉलीमर से ही बना है जिसका नाम है बेकलाइट। अब ये बेकलाइट खुद किससे बना है? तो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के रिएक्शन के बाद। तो जो रिएक्शन 12th में आप रटते थे कि ये लिख देंगे तो नंबर मिल जाएगा, यहाँ पे रटना तो है लेकिन किस रिएक्शन से क्या बना, ये लॉजिक वाली जो चीज़ें ये रटना है कि इस रिएक्शन से ये चीज़ मिल रही है, उस रिएक्शन से ये इंपॉर्टेंट चीज़ मिल रही है, इसके यूजेस ये हैं। तो इसी टाइप की चीज़ें अगर आपको पकड़नी है, एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करनी है, तो अगेन SCS के सिलेक्शन मटेरियल को आराम से परचेज़ कीजिए। इसके बाद कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि आप पेड क्विज़ और टेस्ट सीरीज़ को आराम से लगाने लग जाओगे। ज़्यादा जानकारी के लिए इन नंबर पे कॉल करना पड़ेगा। फ़िलहाल हमको वीडियो में आगे आना पड़ेगा। अब इसमें से बताओ एंटीबायोटिक कौन सा है? तो क्लोरमफेनिकॉल। अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस हुआ हो, 2010 के आसपास बहुत चला था, आंखें पूरी लाल हो जाती थी, अपने आप सही हो जाए तो ठीक, नहीं तो ये दवा खानी पड़ती थी, ये एंटीबायोटिक। इंसुलिन क्या है? तो प्रोटीन है। इंसुलिन एक हार्मोन है और ज़्यादा करके जितने भी हार्मोन होते हैं वो सब प्रोटीन ही तो होते हैं, तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो गया ये। कार्बोहाइड्रेट, शरीर में इसकी मात्रा 1% होती है, रोज़ बनता है रोज़ खपता है। अगर मान लो कार्बोहाइड्रेट आप पेल के खाते रहे और फैलते रहे, तो फैले क्यों? क्योंकि लीवर ने आपके कार्बोहाइड्रेट को फैट में कन्वर्ट कर दिया। और अगर ये चीज़ ज़्यादा होती रही एक हद से तो फैटी लीवर हो जाएगा। ये बात तो सभी जानते ही होंगे आजकल, स्पेशली कोविड के बाद। कार्बोहाइड्रेट के साथ समस्या ये है कि ये शरीर में स्टोर नहीं होता, शरीर में स्टोर होता है सिर्फ फैट, इसी वजह से लीवर को
कार्बोहाइड्रेट को फैट में बदलना पड़ता है मजबूरी में, क्योंकि आपने तो उसको यूज़ किया नहीं किसी शारीरिक काम को करने के लिए, मतलब फिजिकल वर्क, जिसमें दौड़ना, धूपना, सीढ़ी चढ़ना, ये सब शामिल है। वैसे आप जो सोच रहे हो वो भी शामिल है। विटामिन एक स्पेशल डाइटरी फैक्टर होते हैं, इनकी कमी से बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। अलग अलग विटामिन की कमी से अलग अलग रोग होते हैं, लेकिन एक हैरानी की बात यह कि जिस तरीके से पानी पीने से कोई एनर्जी नहीं मिलती, वैसे ही विटामिन खाने से कोई एनर्जी नहीं मिलती। अगर प्रोटीन से आपको एनर्जी लेनी पड़ रही है, तब यमराज बहुत जल्दी आपकी फ़ाइल खोलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी फैट से मिलती है, लेकिन एनर्जी मिलने की शुरुआत सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से होती है। अगर कार्बोहाइड्रेट सही से यूज़ नहीं हुआ तो लीवर उसका फ़ैट बना देगा। फ़ैट भी एक हद से ज़्यादा हो गया तो लीवर कोलेस्ट्रॉल बना देगा। हालांकि ट्रांस फैट एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आपके शरीर में जमा नहीं होता, लेकिन सीधे सीधे कोलेस्ट्रॉल बना देता है उसका आपका लीवर, और हार्ट की वेजल्स में जमा कर देता है, और एक टाइम के बाद आपको हार्ट अटैक आ जाता है। अगर आपको ये चीज़ें जाननी है कि आपका दिमाग, लीवर, किडनी, ये सब कैसे काम करते हैं, फेफड़े वगैरह, हार्ट अटैक कैसे आता है, तो आप हमको कमेंट में बताइए। अगर फिजिबल हुआ तो इंटरेस्टिंग वे में पूरा साइंस आपको कंप्लीट करा देंगे। लेकिन इस चीज़ की अभी हम गारंटी नहीं ले पाएंगे। गारंटी सिर्फ SCS के मटेरियल में मिलेगी, वो भी केवल इस चीज़ की है कि अगर उसको पढ़ा तो आप सिलेक्ट हो सकते हो। बाकी वैसे तो यार जान की भी गारंटी नहीं होती, ये चीज़ आपको भी पता है। तो फिलहाल हम कहाँ थे कि प्रोटीन से आपका सेल डिवीज़न होता है, आपकी हाइट बढ़ती है, हड्डियाँ, मांस, ये सब डेवलप होता है। लेकिन अगर इससे एनर्जी लेनी पड़ रही है ना, तो आप बिस्तर में पड़े होगे, क्योंकि बॉडी में फैट है नहीं, पतले हो चुके हो, डाइजेस्टिव सिस्टम डैमेज है, कार्बोहाइड्रेट जा नहीं रहा है। तो जो भी सांस लेने की प्रक्रिया है, जो भी रक्त संचार है, जो भी दिल, किडनी, फेफड़े, ये सब काम कर रहे हैं, तो उतनी एनर्जी आपको प्रोटीन दे देता है। तभी आप देखते हो कि 90 साल से ज़्यादा के जो लोग हैं गांव में, वो एकदम चल फिर नहीं पाते, फिर भी उनकी सांस चलती है जब तक चलती है। तो वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है उनको? प्रोटीन से। अब इसमें बताओ कि LPG में कौन कौन सी गैस होती हैं? तो बताना क्या है, मैं बता ही चुका हूँ इसी वीडियो में। एक ब्यूटेन होगी, दूसरी प्रोपेन। तो पुराने टाइम पे ई ऑप्शन भी चलता था कि एक से ज़्यादा सही है तो उठा के ई मार दो, या तो एक को सही नहीं है तो भी ई मार दो। सोप जो है ये ग्रीस कैसे हटाता है, या फिर आप गंदगी समझ सकते हो, इमल्सिफिकेशन के थ्रू हटाता है। ठीक, उसमें डस्ट पार्टिकल को अपने पास से अटैच कर लेता है, और जब आप ब्रश मारते हो उस पर तो झाग के साथ साथ डस्ट भी बाहर आ जाती है, मतलब वो गंदगी। इसी प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। बाकी कोगुलेशन का मतलब जब खून बह रहा होता है वो जम जाता है, तो इसी को कोगुलेशन आप कह सकते हो। इसमें से ये बताओ कि मैमरी ग्लैंड से, मतलब जो मैमल्स होते हैं जो बच्चे जनते हैं और उनको फीड कराने के लिए दूध भी निकलता है, उनके औरतों के निकलता है, हम लोगों में, और मादा लोगों के निकलता है जानवरों में। तो कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसकी वजह से दूध निकलता है? तो ऑक्सीटोसिन की वजह से। वैसे ऑक्सीटोसिन की वजह से दूध बनता नहीं है, एक पिट्यूटरी ग्लैंड से एक स्पेशल टाइप का हार्मोन रिलीज होता है, उसका नाम नहीं याद आ रहा, वो दूध बनाता है आपके शरीर में, लेकिन ऑक्सीटोसिन की वजह से निकलता है। ऑक्सीटोसिन के बारे में आपको एक चीज़ बता दें कि जो ये गाय भैंसें होती हैं ना, कभी कभी आप क्या देखते हो कि कितना भी प्रयास कर लो उनके शरीर से दूध बाहर नहीं आ रहा, लेकिन वही बछड़ा उनके थन को चूसेगा तो तुरंत दूध पी लेता है वो, क्योंकि ये लोग ऐसा जान के करती हैं कि जो भी इनका दूध है वो बच्चा ही पिए, कोई और ना निकाल ले। लेकिन इंसान इतना गिर चुका है, वैसे गिर क्या चुका है, कई बार ज़रूरतें इतनी होती हैं कि ज़बरदस्ती उसके दूध से उसी के कंट्रोल को छीन लेता है। और ऐसा होता है ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाने के बाद। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन इनको पेल दिया, इसके बाद दूध पे इनका कंट्रोल रह नहीं गया, तो एक ही हाथ लगाओगे सारा का सारा दूध बाहर। हालांकि ये चीज़ अभी लीगल हो गई है, बैन लग चुका है इसमें अलग अलग राज्यों में, लेकिन सुनता कौन है? अभी भी ये चोरी छुपे धड़ल्ले से चल रही है चीज़ें। तो इसका आंसर तो ऑक्सीटोसिन है। बाकी प्रोजेस्ट्रॉन स्त्रियों में रिलीज़ होता है हार्मोन, जो कि प्रोटेक्ट करता है उनके गर्भ में पल रहे बच्चे को। और जो थायरॉक्सिन है थायराइड ग्लैंड से निकलता है, इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। हमें समय से पहले बूढ़ा ना लगने देना, साथ के साथ ब्लड प्रेशर को काबू में रखना। अगर थायरॉक्सिन ज़्यादा रिलीज़ हो गया
ज़्यादा क्यों रिलीज़ होगा? आयोडीन की कमी की वजह से। तो ये थायराइड ग्लैंड खुद ही फूल जाएगी और घेंगा हो जाएगा अपने को। एड्रीनलिन, जिसे लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं, फाइट और फ्लाइट, ये एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है, जो कि दोनों किडनी के ऊपर होती है, कैप के माफिक लगी होती है। जब भी आपको गुस्सा आता है, अभी एसीपी साहब को हमने दिखाया था आपको, उनका एड्रेनलिन रश हो रहा था, तभी वो कह रहे थे ये क्या बक रहे हो, और उसके बाद तो आप जानते ही हो। तो अगर आपको गुस्सा आया या फिर आपको डर लगा, आहट का कोई एपिसोड देख लिया और वॉशरूम चले गए, तो उस स्थिति में भी जो आपकी हार्ट बीट बढ़ी, जो रोंगटे खड़े हुए, तो एड्रेनलिन रिलीज़ हुआ। इसका मतलब वेजिटेबल ऑयल से आप वनस्पति घी बना सकते हो, जो डालडा होता है ना, उसी की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होता है जिसमें निकल कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ होगा। तो हाइड्रोजनेशन में जाहिर सी बात है हाइड्रोजन तो आप यूज़ करोगे ही। विटामिन ए कहाँ पे स्टोर होता है? तो लीवर में, और वहीं पे ये बन भी जाता है। बीटा कैरोटीन एक पिगमेंट होता है ना, उसकी वजह से। स्किन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अंदर का जो मेलेनिन है, यूवीबी को एब्जॉर्ब करके D3 बनाता है। ये कहानी मैं आपको बता चुका हूँ। किडनी में होता है ब्लड का फिल्ट्रेशन, ना कि प्यूरिफिकेशन। वो कहाँ होगा? लंग्स में। एंटीकोगुलेंट पॉइजन आपने खा लिया है, तो उसका एंटीडोट क्या हो सकता है? विटामिन के, क्योंकि इस प्रकार का जो जहर होता है वो इंटरनल ब्लीडिंग कर देता है, सारे आंतरिक अंग धीरे धीरे फेल होते हैं। तो वो ब्लीडिंग कम कैसे होगी? जब उनका थक्का जमेगा, और जमाएगा कौन? विटामिन के। ये आपको पता ही ये चीज़। मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर किसे कहा जाता है? तो ये लेवॉइजर को कहा जाता है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इन्होंने दिया था। आइंस्टीन को सन 21 में नोबेल पुरस्कार मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, साथ के साथ प्रोटॉन की भी डिस्कवरी का क्रेडिट इन्हीं को जाता है। CV रमन को 1930 में स्कैटरिंग के ऊपर अपने काम के लिए फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था। और हैरानी की बात यह है कि तब से लेके आज 94 साल हो गए, किसी भी भारतीय को नहीं मिल पाया नोबेल प्राइज़। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आप कमेंट में बता सकते हो? किसी एलिमेंट में न्यूट्रॉन है 18, इलेक्ट्रॉन 18 हो गए, और अगर एलिमेंट है तो इसका मतलब न्यूट्रल है, प्रोटॉन भी 18 हो गए, और न्यूट्रॉन तो 20 है ही है। मास नंबर पूछा है, जो कि होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, 20, 18, 38। इस प्रकार के न्यूमेरिकल में आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए, जो कि हमारे पेड क्विज़ में और टेस्ट सीरीज़ में आसानी से मिल जाएगी। और कैसे लेना है, पूरी बात आपको पता ही है। ये तीनों नंबर पे कॉल करने की देरी है, और पेमेंट करने के बाद आप एक्सेस पा सकते हो। और अगर ऐप से परचेज करते हो कोई भी कोर्स, तो 20% डिस्काउंट रेगुलर चलता है, और किसी किसी दिन 50% भी आता है। तो मौके का फ़ायदा उठाओ, समय बहुत कम है। और अगर आप पढ़ाई कर चुके हो तो कोई टेंशन नहीं है, वीडियो देखो, मज़े करो। करंट डेंसिटी किस प्रकार की क्वांटिटी है? जैसा कि हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो डायरेक्शन पर डिपेंड करने के बावजूद स्केलर में गिना जाता है, क्योंकि वो वेक्टर के एडिशन के नियम, चाहे वो पैरेललोग्राम का हो चाहे ट्राइंगल का, इसको फॉलो नहीं कर पाता। दो वेक्टर को जोड़ना है तो इन्हीं दोनों नियम की सहायता से जोड़ सकते हो। करंट नहीं जुड़ पाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि वो वेक्टर है ही नहीं कायदे से। तो सर्किट में तो डायरेक्शन पूरी मैटर कर रही है, तो हम वेक्टर में ऐसी कौन सी चीज़ ढूंढते हैं जो कि करंट की जगह ले सके? तो वो है करंट डेंसिटी, जिसे J के रूप में लिखते हो। करंट को अगर उस एरिया से डिवाइड कर दो जहाँ वो फ्लो कर रहा है, तो करंट डेंसिटी मिल जाएगी। ये एक वेक्टर है। इसमें से बताओ एलिमेंट का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? तो चाहे मेटल हो, नॉन मेटल हो, गैस हो, मेटलॉइड हो, ये सब के सब एलिमेंट में ही आते हैं। तो इसीलिए कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। अगर आप केमिस्ट्री के हिसाब से दवाओं को क्लासिफाई करना चाहो तो कौन कौन सी चीज़ें आप ध्यान में रखोगे? मॉलिक्यूलर टारगेट, अगर आप एंटीबायोटिक बना रहे हो तो किस मॉलिक्यूल पे वो अटैक करेगी बैक्टीरिया पे, वो देखोगे। साथ में फार्मोलॉजिकल इफेक्ट की, उसको खाने से दूसरी कोई चीज़ तो नहीं हो रही बॉडी में रिएक्शन, जैसे डायरिया, पेट दर्द, सर दर्द, ये सब। साथ में उस दवा का केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, ये तो देखोगे ही। तो सारी चीज़ें आप देखते हो, लेकिन जो मोस्ट यूज़फुल है वो आप क्या देखते हो? मॉलिक्यूलर टारगेट, क्योंकि दवा का मतलब है उस चीज़ से छुटकारा पाना जो कि आपको परेशान कर रही है, और अगर टारगेट उसका सही नहीं है तो छुटकारा मिल ही नहीं पाएगा। ग्रीन हाउस गैस का मेन कंपोनेंट कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा मात्रा में CO2 पाई जाती है।
मीथेन इम्पैक्ट अच्छा खासा डालती है, लेकिन एटमॉस्फेयर से उसको हटाना आसान होता है। नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन भी ग्रीन हाउस गैस में आती है। ओजोन तभी ग्रीन हाउस गैस है जब वो ट्रोपोस्फेयर में हो। स्ट्रेटोस्फेयर में तो वो हमारी अच्छी खासी दोस्त होती है। तो फिलहाल ये मेन कंपोनेंट तो सारे ही हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव। इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाई जाती? तो ग्लास में पाई जाती है। अरे यार एसीपी साहब, आप, मैं वही बक रहा हूँ जो आप सुन रहे हो, आप तो और लकड़ी करे रहते हो। जी हाँ, आपने फिलहाल सही सुना है, ग्लास में ऑक्सीजन पाई जाती है, SiO2। तो देखा, O2 मिल गया। मिट्टी में तो ऑक्सीजन मिलेगी ही, उसमें पानी होता है, उसमें ऑक्सीजन है। यही हाल सीमेंट का भी है, लेकिन केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं है। नेचुरल रबर किस चीज़ का पॉलीमर है? मतलब उसका मोनोमर पूछा है बेसिकली, तो आइसोप्रीन। तो नेचुरल रबर का है आइसोप्रीन, उसका मोनोमर। और अगर सिंथेटिक रबर की बात करें तो उसका हो जाएगा नियोप्रीन। ये दोनों बातें याद रखना पहले तो। और दूसरा ये कि नेचुरली अगर रबर अवेलेबल है, बस जो भी लेटेक्स का पेड़ है उसको काटो, दूध निकलेगा, उसको जमा दो, रबर तैयार हो गई। लेकिन इसका अच्छा खासा यूज़ आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने इसके टायर बना लिए तो कई जगह पे आपको धोखा दे देंगे। ठीक वैसे ही धोखा जैसे टाइटैनिक जहाज़ ने अपने यात्रियों को दे दिया था, वैसा वाला धोखा आप खा जाओगे अगर नेचुरल रबर के टायर बनाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लद्दाख लेके गए, वहाँ पे है माइनस में टेम्परेचर, तो वहाँ पे पट्ट से टूट जाएगा वो टायर, ठीक वैसे ही जैसे कांच का गिलास टूट जाता है। और कहीं अगर आप उसको जैसलमेर में बोले तो 50 के आसपास टेम्परेचर में लेके चले गए तो वो पिघल जाएगा और आप पता ही नहीं कर पाओगे कि टायर वहाँ पे है कि नहीं। तो ये समस्या हो जाती है नेचुरल रबर के साथ, इसीलिए सिंथेटिक रबर बनाई जाती है एक प्रोसेस से जिसका की नाम है वल्कनाइजेशन। सल्फर के साथ रिएक्शन कराया जाता है उसका। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? तो C6H12O6। यहाँ से तो C सही हो गया, लेकिन सुक्रोज का क्या फॉर्मूला होता है जो कि चीनी में पाया जाता है? C11H22O11। CO ग्रुप का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? ये तो नीट में आने वाले सवाल पूछ लिए। अब इसकी वजह जानते हो क्या है? क्योंकि आपके BPSC आयोग के अध्यक्ष हैं इंजीनियर साहब, और इंजीनियर लोग साइंस से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आते। उनको ऐसे क्वेश्चन तैयार करने होते हैं जो कि सिलेबस के दायरे में तो रहें लेकिन होश उड़ा दें आपके। तो ये उसी में से एक है। 11th में साइंस लिए हो तो कुछ नहीं है आपके लिए, लेकिन जो नहीं लिए हैं उनके लिए आफत है। इसीलिए मैं लाया हूँ आपके लिए एक ट्रिक। इस वाली ट्रिक के हिसाब से सबसे पहले आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए। ये मॉलिक्यूल नशे में लिख दिया शायद। तो सबसे पहले 2 4 6 8 इस तरीके से लिख दो, 2 4 6 8 और 10। 2 4 6 8 के बाद 10 10, यानी 1 0 1 0 अलग से पढ़ना है। उसके बाद 10 का 1 हो जाएगा। उसके बाद ये 14 तक आधा आधा बढ़ता जाएगा, 1 1.5 2 2.5 3। तो 14 अगर इलेक्ट्रॉन है तो 3। फिर उसके बाद 14 से लेके 20 की क्या कहानी होगी? 3 से आधा आधा कम करते जाओ, 2.5 2 1.5 1 आधा और 0। इस तरीके से हो गया। अब CO, C का एटॉमिक नंबर होता है 6, H का 8। जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन और उतने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटम न्यूट्रल है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 14। 14 के केस में कितना? 3। D। ऐसे आप कर सकते हो। जिसको ये ट्रिक अच्छी लगे स्क्रीनशॉट मार लेना फटाफट। एक किताब है जिसका नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। किसने लिखी है ये? चार्ल्स डार्विन ने। वही जो टापू पे घूमने गए थे और अलग अलग पक्षी जिन्होंने देखे थे। एक ऐसा इंटरेक्शन जिसमें एल्गी भी है और फंजाई भी है। अब एल्गी क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस के माध्यम से फंजाई को भोजन प्रोवाइड कर रहा है, और फंजाई क्या कर रहा है? एल्गी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं पति पत्नी की तरीके, और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस प्रॉपर जगह में रहता है, जंगल में या किसी भी इकोसिस्टम में, उसे क्या कहते हैं? हैबिटेट। वैसे आवास नहीं होगा, आवास इंसानों का होता है, अधिवास होगा ये। ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल है जिसमें सोलर एनर्जी सीधे सीधे ATP में बदल जाती है? भाई अगर हम लोग की सेल में अगर ऐसा हो जाए ना, तो किसान लोग बेरोजगार हो जाएंगे फिर, क्योंकि कोई खाना ही नहीं खाएगा।
धूप में लोग खड़े हो जाएंगे, बस एटीपी फटाफट से कन्वर्ट हो रही है, ऐसे ऐसे 38 एटीपी मिल गए तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का तैयार हो जाएगा और अपनी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन नेचर में ऐसी बल्ले बल्ले केवल पेड़ पौधों की होती है, और क्योंकि उनमें होता है क्लोरोप्लास्ट। तो सोलर एनर्जी एटीपी में क्लोरोप्लास्ट में ही बदल पाएगी और कहीं नहीं। और अनफॉर्चुनेटली ये क्लोरोप्लास्ट हम लोग की सेल में होता नहीं है। राइबोसोम को प्रोटीन सिंथेसिस सेंटर कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल। फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट बोले तो वेस्ट प्रोडक्ट ऑक्सीजन अपने लिए कितना भी इम्पॉर्टेंट हो, लेकिन फोटोसिंथेसिस में ये एक वेस्ट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। साइंस की किस ब्रांच के अंदर हड्डियों का अध्ययन किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी। जियोलॉजी में अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा जाता है कि कहाँ कोर है, क्या मेंटल है। MENTL मेंटल की बात कर रहा हूँ, और बाकी सारी चीज़ें। सीरोलॉजी में सीरम का अध्ययन किया जाता है। सीरम आप समझे कि जो भी ब्लड का लिक्विड पार्ट है, बोले तो प्लाज्मा, उसमें से फिब्रिनोजन हटा दो तो बचा सीरम, उसकी पढ़ाई होती है सीरोलॉजी में। रह गई बात ओरोलॉजी की, तो पहाड़ों का अध्ययन इसमें किया जाता है। अब इसके बाद ये बताओ कि इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी सेल्स में एंजाइम पाए नहीं जाते? तो वायरस, क्योंकि उसमें कोई सेल ही नहीं है तो एंजाइम काहे को पाया जाएगा। इसीलिए वायरस एक नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब इसको अगर लिविंग सेल मिल गई तभी अपनी औकात दिखा देगा और कॉपी बनाना चालू कर देगा, जैसा कि कोरोना में हुआ भी था। लेकिन अगर लिविंग सेल नहीं मिली तो ये एक निर्जीव वस्तु से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बाकी सब में तो यार जान होती है, एल्गी, बैक्टीरिया, लाइकेन, तो उसमें एंजाइम भी होगा, हार्मोन भी होंगे, सब होगा। लिम्फोसाइट कहाँ बनती है? तो ये बनती है बोन मैरो में। इसके अलावा दो छाती के बीच में एक थाइमस ग्लैंड होती है आपके बचपन में, जो कि 15 साल की उम्र के बाद गायब हो जाती है। तो 15 साल के बच्चे जो होते हैं ना, उनके मम्मी पापा उनको कितना बीमार है उनको दर्द नहीं होता, मतलब होता है वो बताते नहीं हैं। साथ में दिन भर धमा चौकड़ी करते हैं, खाना स्किप करते हैं और देर रात तक जगते हैं, सुबह को भी देर से उठते हैं। तो ये सब जो दिनचर्या है, इसके बाद वो बीमार नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इनकी थाइमस ग्लैंड है, इससे प्रोटीन भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो प्रोटीन बना बनाया मिल रहा है, तो खाना कोई काहे खाएगा। इसके अलावा टी सेल्स बनी बनाई मिल रही हैं, और टी सेल्स तो राउडी राठौर होते हैं हमारे शरीर के, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, साथ में बाहर जो भी बैक्टीरिया वायरस आता है उससे लड़ते हैं। तो ये भी चीज़ भर भर के प्रोड्यूस हो रही, तो बीमार कोई काहे पड़ेगा। लेकिन उस चीज़ को अगर इग्नोर कर दें, क्योंकि थाइमस 15 साल की एज के बाद ख़त्म, तो बोन मैरो अपना आंसर हो जाएगा। इसमें से किस हार्मोन में आयोडीन पाया जाता है? तो थायरॉक्सिन में। इसकी कमी हुई तो थायरॉक्सिन ज़्यादा रिलीज़ होगा और आपकी थायराइड ग्लैंड को सुझा के रख देगा। टेस्टोस्टेरोन हमारे टेस्टिस में, अपने नीचे झांक के देखो तो ये चीज़ जो होती है ना, इसके अंदर एक ग्लैंड होती है जिसे टेस्टिस कहते हैं, उससे निकलता है टेस्टोस्टेरोन। और ये जब रिलीज़ होता है तभी जाके एक उम्र के बाद अपनी आवाज़ थोड़ी भारी होती है, दाढ़ी मूछें आती हैं, मसल्स डेवलप होती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं आप टॉम क्रूज ही लगोगे, आप राजपाल यादव भी लग सकते हो, वो अलग की बात हो गई। इसमें से कौन सी ऐसी डिवाइस है या फिर आप उपकरण बोल सकते हो जिससे एसी करंट निकलता है? अब एसी करंट ये नहीं जो एसी से निकल रहा हो, इससे तो हवा निकलती है। 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज की जो सप्लाई होती है, अपने यहाँ एसी करंट आ रहा होता है, और जो बैटरी में मिलता है वो डीसी करंट होता है। डीसी करंट की वेवफॉर्म ऐसे जाती है, एसी करंट की ऐसे आती है, टाइम के साथ फ्लक्चुएट करता है वो। तो एसी करंट किस चीज़ से निकलता है? तो जनरेटर से, जिसे डायनमो कहते हैं। बाकी ट्रांसफार्मर से तो वोल्टेज ऊपर या नीचे होता है, करंट उससे कहाँ निकलता है। प्रेशर की यूनिट क्या है? तो वैसे तो एसआई यूनिट पास्कल है, या फिर आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हो, लेकिन चूंकि एसआई यूनिट आपसे पूछी नहीं है इसीलिए आप इसमें से ढूंढ सकते हो, लेकिन ऊपर मास तो है नहीं, तो किलोग्राम तो यार भूल ही जाओ, इसीलिए नन ऑफ दीज। कोविड-19 के टाइम पे आपको याद होगा mRNA वैक्सीन्स आई थी, जिसका एक प्राइम एग्जाम्पल है मॉडर्ना वैक्सीन। अब इस mRNA में m का मतलब क्या है? तो मैसेंजर RNA, RNA मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड, ए हो जाएगा इसका।
इसमें से बताओ कौन सी स्केलर क्वांटिटी है। तो फोर्स, वेलोसिटी, एक्सलरेशन ये सब वेक्टर है, प्रेशर स्केलर है। कौन वेक्टर है, कौन स्केलर, कौन टेंसर है, ये चीज़ आपको एक जगह कहाँ मिलेगी? ऑब्वियस सी बात है, एससीएस सिलेक्शन मटेरियल में मिलेगी। सिलेक्शन मटेरियल इसलिए क्योंकि इसको पूरा करने के बाद, साथ में प्रैक्टिस के बाद, आप ये चीज़ के लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो कि आप सिलेक्शन के लिए जा सको। फर्जी टाइम पास करने और फॉर्म भरने से थोड़ा ऊपर उठ सको, है ना। और अभी भी वक्त है, अगर चाहो तो मटेरियल परचेस करके अभी भी तैयारी करके प्री आराम से देने जा सकते हो सकता है निकल भी जाए। लेकिन ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है अगर आप कहीं और से भी तैयारी करके आए हो। इस वीडियो को देखो, मज़े लो, रिवाइज़ करो अच्छे से। इसमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसकी कोई यूनिट नहीं होती? स्ट्रेस की होती है, फोर्स बाय एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स की न्यूटन, प्रेशर की पास्कल, लेकिन डिफॉर्मिटी वैसे इसको स्ट्रेन बोलते हैं। डेल्टा एल बाई एल मतलब किसी चीज़ को खींचा तो उसकी लंबाई में परिवर्तन हो गया, तो जितने से लंबाई बढ़ी वो ऊपर, बाकी टोटल लंबाई नीचे। अब दोनों जगह लंबाई ही लंबाई है, तो आपस में मीटर मीटर कट के क्या देगा? अब मुझे नहीं पता क्या देगा, ये आपको हिंदुस्तानी भाव बताएंगे। तो कुल मिला के भाई साहब कुछ भी नहीं मिलेगा, तो इसकी यूनिट तो है ही नहीं। जो भी साउंड वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, लाइट वेव ट्रांसवर्स वेव होती है। अब ऐसा नहीं है कि ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव एक साथ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। आप सितार बजाते हो, उसमें दोनों वेव एक साथ आती हैं। इसके अलावा ये जैसे कोई तालाब है, इस पर पानी फेंकते हो तो ऐसे जो ऊपर ऊपर उठता है ना, वो भी ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडनल दोनों साथ में आती हैं। ये 500 सी नहीं है, 50 डिग्री सेल्सियस से इसको फ़ारेनहाइट में लेके जाना है। तो हमने क्या बताया था, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। इसमें C की जगह 50 रख दोगे, 50/5 10 हो जाएगा, 10 9 ज़ा 90। F माइनस 32 इज इक्वल टू 90, 90 32 हो गया 122। इसी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करके बताओ तो कमेंट में बताओ। जो ये वेक्टर वैक्सीन होती है ये किस तरीके से काम करती हैं? तो जो एक्चुअल वायरस है उसका सारा जहर निकाल के, उसका फन काट के, जो कमज़ोर हो चुका वायरस है वो जानबूझ के शरीर में डाला जाता है ताकि इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो पाए और उसका हैबिचुअल हो पाए, और वो वैसे ही काम करे जब वाकई में कोई वायरस घुसे तो। अब ये जैसे चंद्रा है, उसकी सरफेस पे खड़े हो और दो चीज़ें अलग अलग मास की आपने छोड़ दी। एक मान लो ज़्यादा भारी है, दूसरी हल्की है, दोनों एक साथ आपने छोड़ दी, तो उस समय होगा क्या? तो यार फ्री फॉल होगा, और क्या होगा? और फ्री फॉल में चीज़ें बढ़ती हुई स्पीड से नीचे आती हैं, जो कि होता है स्मॉल g। इस एक्सलरेशन के हिसाब से ये नीचे आती हैं। अब चांद पे पृथ्वी का जो भी g है उसका 1/6 हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही 1/6 ऑफ g इसके लिए है, वही इसके लिए है। तो यहाँ पे वेलोसिटी सेम रेट से चेंज हो रही है, तो एक्सलरेशन डिफरेंट कैसे हो सकता है? इनर्शिया कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होगा, फ्री फॉल हो रहा है। सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, अगर किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी देखो तो वो सेम मिलेगी, क्योंकि अगले ही पल 1/6 ऑफ g के हिसाब से दोनों की ही चेंज हो जाएगी। किससे आप इलेक्ट्रिक करंट मेज़र करते हो? तो एम मीटर से, पोटेंशियोमीटर से वोल्टेज, वो भी लैब में, वोल्ट मीटर से वोल्टेज, लेकिन लाइव सर्किट में वोल्टामीटर कुछ होता ही नहीं है। एम मीटर गैल्वेनोमीटर में क्या फ़र्क है, बात कर चुके हैं इस पर। इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या होती है? वही जो मेरे गले का लगा जा रहा है पूरे वीडियो में, वाट। बाकी कूलम्ब होती है चार्ज की, वोल्ट होती है पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, एम्पियर होती है करंट की। एक अदरक, वही यार जिसका स्वाद बंदर को नहीं मालूम होता है, ये एक तना है, कोई जड़ नहीं है। क्यों? जबकि हमें ये पता है कि ज़मीन के नीचे पाया जाता है, क्योंकि जड़ का काम क्या होता है? कैपिलरी एक्शन के थ्रू पानी को ऊपर उठाना। और अदरक का जो भी पार्ट नीचे है वो ये नहीं कर रहा है, वो कुछ और कर रहा है, वो खाना स्टोर कर रहा है, जो कि स्टेम में होता है, क्योंकि उसमें नोड इंटरनोड होते हैं टेक्निकल भाषा में बोले तो जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में कहा था कि डीएनए के बारे में दो चीज़ ध्यान रखना। सबसे पहले किसने इसकी खोज की, ये, और जो अभी का स्ट्रक्चर है उसके बारे में किसने बताया। तो देख लिया ना, दूसरा वाला क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, और इसका आंसर जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक्स होगा। इसमें से ट्रू फ्रूट कौन सा नहीं है? तो सेब। ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट में देखो डिफरेंस क्या होता है, बात कर चुके हैं। जो
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से, मतलब जो भी पॉलन ग्रेन है वो एंथर से उठ के फिलामेंट में जाए और वहाँ से होते हुए ओवरी को चीरते हुए ओव्यूल में पहुँच जाए और वहाँ पे जाइगोट बने जो कि बाद में एम्ब्रियो में डेवलप हो जाए और यही एम्ब्रियो बाद में फल बन जाए। इस फल को क्या बोलेंगे? ट्रू फ्रूट। और इससे हट के जो फल बनेगा जो कि इस फ्लावर के आजू बाजू उसके अपने अंगों से बन सकता है, थैलेमस से, तो वो फॉल्स फ्रूट होगा। और एप्पल वैसे ही बनता है। जो भी लेग्यूम्स होती हैं, फॉर एग्जांपल दाल वगैरह हो गई, मटर हो गई, इसमें क्या होता है? प्रोटीन, तभी ये ज़्यादा पौष्टिक मानी जाती हैं। अब इसमें ट्रांस फैट भी नहीं होता है। ट्रांस फैट वही जो कि मोटापा नहीं बढ़ाता, सीधे कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो करके हार्ट अटैक का कारण बनता है। तो एक तो वो भी नहीं पाया जाएगा। लेग्यूम्स की खासियत ये होती है कि जैसा कि आपको पता है कि जो भी नाइट्रोजन हवा में है, पेड़ पौधे उसको सीधे सीधे नहीं ले पाते, उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं तब ले पाते हैं। इसका एक तरीका है कि नाइट्रेट से भरा पूरा पूरा खाद दे दो उसकी मिट्टी में तो उसको मिल जाएगी नाइट्रोजन। दूसरा तरीका ये है कि हवा में जो भी नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में ये खुद ही बदल लें। इसी प्रोसेस को कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, और ये एबिलिटी किस में होती है? लेग्यूम्स में। एक तीसरा तरीका भी होता है कीट को खा जाना, मतलब जो भी कीड़े होते हैं उसको फंसा लेना। पिचर प्लांट एक ऐसा होता है जो कि ये काम करता है। कीड़ा जो भी रहेगा उसको दबा लेगा और उसको मार देगा। अब उसके दिमाग में ये थोड़ी ना कि हम कोई कीड़ा ईड़ा मार रहे हैं, उसके दिमाग में ये है कि इससे हमें नाइट्रोजन मिल रहा है, बात ख़त्म। अब उनको क्या ही मालूम कि उस नाइट्रोजन के पीछे किसी की जान जा रही है। और पौधों की दुनिया में कोई कानून भी नहीं होता कि उनको जेल में डाल दिया जाए। जो भी लौंग होती है जो कि आप खाते हो, लौंग इलायची वाला जो गाना सुना है ना, उसकी वाली लौंग की बात आप सोच सकते हो ही रही है। तो जो भी ये लौंग है जो कि मसाले में यूज़ होती है, वो कहाँ से मिलती है? फ्लावर बड से, फूल की कली से। किसी की मांसपेशियों में अगर दर्द हो रहा है तो किस रेडिएशन से वो सही होगा? तो देखो यार, मांसपेशियों का जो दर्द होता है ना, उसके लिए सिकाई करनी पड़ती है। और जैसा कि आप जानते हो कि गर्मी हमें लगती है इंफ्रारेड की वजह से। वैसे इंफ्रारेड के और भी कई सारे एप्लीकेशन होते हैं, जैसे नाइट फोटोग्राफी हो गया। आजकल आप जानते हो एक से एक कैमरा ऐसे आ गए मोबाइल पे कि अपने आप वो चेहरे को गोरा दिखा देते हैं जब डार्क मोड में जाते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ एसेंस के साथ साथ इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी भी उसमें यूज़ हुई है। साथ ही जो टीवी से चैनल चेंज करते हो ना, वॉल्यूम वगैरह बढ़ाते हो, तो उसमें रिमोट के ऊपर इस तरीके का कुछ लगा होता है। यहाँ से आईआर वेव निकलती हैं जो कि टीवी से टकरा के चैनल बदल देती हैं। बहुत सही, 287 में न्यूमेरिकल पूछ लिया। 2 रजिस्टर अगर इस तरीके से सीरीज़ में है, सीरीज़ का मतलब पहले समझो, वो कोई क्रिकेट की सीरीज़ नहीं खेल रहे हैं। यहाँ से मान लो कोई करंट गया तो वही करंट इस रजिस्टर से पार होगा, वही इस रजिस्टर से पार होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तब सीरीज़। वहीं एक सर्किट कुछ ऐसा भी हो सकता है इससे मान लो आई गया तो इधर I1 जाएगा, इधर I2 जाएगा, करंट चेंज हो गया ना, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये R1 ये R2। तो टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल में कितना निकलता है? 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। सीरीज़ में तो सीधे सीधे R1 R2 जोड़ दिया जाता है। फिलहाल पैरेलल की बात करनी है हमें, तो इसमें देखो क्या करोगे आप। तो जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 1.403 दे रखा है किलो ओम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/1.403, एक रजिस्टर 2 है तो 1/2, दूसरा निकालना है तो 1/x, तो 1/x हो जाएगा 1/1.403 माइनस 1/2। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे 4.70 किलो ओम आ जाएगी। किसी सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस किस तरीके से चेंज होगा? अगर उसे गर्म कर दोगे, उसका टेम्परेचर बढ़ा दोगे, तो किसी भी चीज़ से अगर करंट पास हो जाए तो वो कंडक्टर होता है। बाकी एक बस का भी होता है कंडक्टर, उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन इसके साथ एक समस्या होती है, जब भी इसे रूम टेम्परेचर पे लेके जाते हो आप, तो इसके एटम को एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है और उसके जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है वो कूद के दूसरी जगह चले जाते हैं, तो दूसरे बगल के एटम से टकराते हैं और इस टकराव के कारण जो भी करंट जा रहा होता है
अगर मान लो इससे बैटरी कोई कनेक्ट है तो उसके रास्ते में रुकावट आ जाती है और इस रुकावट को रेजिस्टेंस कहा जाता है, वो जनरेट हो जाती है। तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग सब्सटेंस का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। और इंसुलेटर पे तो ऐसा है कि वोल्टेज कितना भी लगा दो, फ्री इलेक्ट्रॉन हिलेंगे ही नहीं। तो जहाँ इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन हिल भी नहीं रहे और कंडक्टर में हिल रहे हैं तो अपने हिसाब से नहीं हिल रहे। जबकि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, जो ये मैं टैप चला रहा हूँ, ये भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है अंदर, इसमें करंट फ्लो होता है माइक्रो एम्पियर का। और इस प्रकार का करंट फ्लो कराने के लिए ना, जो भी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं वो आपकी मर्जी से फ्लो होने चाहिए। और ये कब हो पाएगा? जब आपके पास कोई ऐसा कंडक्टर हो जो वैसे तो इंसुलेटर हो लेकिन किसी फिक्स टेम्परेचर पे वो हल्की सी कंडक्टिविटी शो करे। ना तो कंडक्टर हो पूरा, ना तो इंसुलेटर हो, तो ये सेमी कंडक्टर में आ जाता है कि अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाओ तो कंडक्टिविटी शो करेगा, मतलब रेजिस्टेंस उसकी कम हो जाएगी, बी। वहीं कंडक्टर में उल्टा होता है कि टेम्परेचर बढ़ा दो तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। अभी यार ये जो फराडे कांस्टेंट है वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट तो है ही है, लेकिन वो किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता कि इलेक्ट्रोलाइट कितना ले रहे हो और उस इलेक्ट्रोलाइट में से करंट कितना पास कर रहे हो। तो डी एकमात्र ऑप्शन जो कि सही है। लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है? तो डिस्टेंस की। अब कुछ लोग ये कह सकते हो हमसे कि सबसे बड़ी यूनिट डिस्टेंस की यही होती है क्या? तो नहीं, एक यूनिट होती है पारसेक, इसमें 3.26 लाइट ईयर होते हैं। तो समझ रहे हो, सबसे बड़ी यूनिट डिस्टेंस की पारसेक। अब इतनी बड़ी यूनिट का करोगे क्या? एक ग्रह से दूसरे ग्रह के बीच में दूरी नापोगे, या सूर्य से उस ग्रह के बीच की दूरी नापोगे, कोई तारा मिला उसकी दूरी नापोगे, तो पारसेक में ही तो डील करोगे ना, कहाँ किलोमीटर मीटर में फंसे रहोगे। जब यार लाइट एक मीडियम को छोड़ के दूसरे में जाती है, मान लो हवा से चली पानी में जा रही है या फिर उल्टा हो रहा है, जो भी बात हो, तो मीडियम तो चेंज हो ही रहा है, तो उसकी क्या चीज़ नहीं बदलेगी? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाएगी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब यही है कि कितने गुना से उसकी लाइट की स्पीड में फ़र्क आया है। वेवलेंथ बदल जाएगी, वेलोसिटी बदल जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी भाई साहब। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस स्पीड से ट्रैवल करती है? लाइट की स्पीड से। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, बोले तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कौन सा ऐसा पहला व्यक्ति है जिसने चंद्रा पे सबसे पहले कदम रखे? ठीक वैसे ही जैसे नई नवेली बहू पहली बार घर पे कदम रखती है। तो वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इसी बात पे एक जोक याद आ गया, वो जोक मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि एसीपी साहब फिर मेरे पीछे पड़ जाएंगे। फिलहाल नील आर्मस्ट्रॉन्ग। वैसे जोक की बात चली गई है तो एक दूसरा जोक सुन लो। बाहुबली, आर्मस्ट्रॉन्ग बाहुबली, ये नाम याद रख लो, याद करने में भी आसानी होगी। 94U242, एटॉमिक नंबर इतना, मास नंबर इतना, इसमें न्यूट्रॉन बता दो। तो ये 94 है, इसे 94 + x लिख दो। समझ रहे हो? 94 से ये जितना भी ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? तो 148 ज़्यादा है, तो उतने ही न्यूट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, नीचे सिर्फ प्रोटॉन होते हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी किसकी है? तो सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी उसी की होगी जो सबसे ज़्यादा गाढ़ा होगा, जो कि है शहद। बाकी खून, पानी, हवा सब पतली है उससे। दूध में क्या चीज़ नहीं पाई जाती है? तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे पहली बात तो आयरन, दूसरा हो गया विटामिन सी, ये सब नहीं देखने को मिलेगा दूध में, तो इसमें विटामिन सी ये देखो है। बाकी कैल्शियम तो भर भर के मिलेगा, लेकिन वो कैल्शियम आपका किसी काम का नहीं है अगर आप धूप में नहीं खड़े हो। समझ रहे हो? एक्सप्लेनेशन आपको पता ही है। जब भी यार कार की चेकिंग होती है, मेरे साथ ऐसा हो चुका है, आपके साथ कभी हुआ हो तो बताना। रास्ते में पुलिस वाले खड़े मिलेंगे, एक फ़िल्टर पेपर लिए रहेंगे, गाड़ी रुकवाएंगे, कहेंगे इस पे सांस छोड़ो। तो ये फ़िल्टर पेपर आखिर बना किसका होता है? जो कि अल्कोहल को डिटेक्ट कर लेता है। तो उसमें ना पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अब आप ये जानना चाहोगे कि हमारे साथ ये हुआ तो उसके बाद मेरा क्या हुआ? तो कुछ नहीं हुआ, जाने दिया, वरना तुम्हें क्या लगा? खैर अगले क्वेश्चन पे आते हैं और बात करते हैं कि ग्लूकोज इथाइल अल्कोहल में किस एंजाइम की वजह से चेंज हो जाता है।
तो जाइमेस की वजह से। अब आप में से कितने हो जो सोच रहे हो कि काश हमारी आंत में भी जाइमेस पाया जाता तो ग्लूकोज अपने आप इसी में बदल जाता। जिस बारे में अभी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पे बताया था, बीपीएससी ने पूछ लिया था सवाल उससे, किस गैस की वजह से लाइम वाटर दूधिया कलर का हो जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। अगर पेट्रोल और डीजल सही से नहीं जल पाए तो कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये क्या कर सकती है इस बारे में आप जानते ही हो।